बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल रख लिया, 20 पेज का जो एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं है उसके 200 पन्ने पढ़ रखे हैं अलग अलग। छोटे बच्चे को पकड़ लिया, कोई फर्स्ट क्लास के सेकंड क्लास के, उसको मैंने सारा चैप्टर बता डाला। अब उसको चाहे पूरे चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे तो अपना अपना वाला समझ आ गया। मार्कर की मतलब इमेज वाली जो आती है कि ये इमेज है भाई, ये किसकी इमेज है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे खड़े होके, उस नोट्स का अपना वर्जन बना लो। अपना वर्जन मतलब 2.0 खोल दो उसका। ये तुझे क्या लगता है तेरा 1 नंबर कहाँ पे कटा है? हे गाइस, इट्स कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। तो यार जो 2023 बैच के स्टूडेंट्स हैं 10th के, बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आ रहे थे, तो बहुत सारे बच्चों ने बोला दीदी सोशल साइंस की स्ट्रैटेजी बताओ। तो यार सोशल साइंस जो सब्जेक्ट होता है उसमें मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स थे। मेरे ब्रदर ने 99 मार्क्स स्कोर किए हैं इस बार बोर्ड एग्जाम्स में। तो मेरे को लगता है कि वो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से गाइडेंस दे पाएगा, क्योंकि ये कोविड के बाद पहला एग्ज़ाम था जिसमें फुल फ्लेजेड पढ़ के और बच्चे ने पूरा पेपर लिखा है। तो जो भी इसने स्ट्रैटेजीज फॉलो की, रिसोर्सेज, जब बच्चा 10th में नया नया आता है तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं कि सोशल साइंस को कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, स्कूल टीचर्स का पढ़ाया हुआ पढ़ना है, यूट्यूब पे जाना है। सोशल साइंस के जो चैप्टर्स हैं बहुत लेंदी होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। तो हर एक चीज़ के बारे में यार डिटेल हम सिद्धम से लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले मेजर चैलेंजेस से कि जब सिद्धम ने 10th क्लास में पहली बार सोशल साइंस देखी तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है आपको केवल सोशल साइंस नहीं पढ़नी, यू हैव साइंस ऑल्सो, यू हैव टू स्टडी मैथ्स ऑल्सो, यू हैव टू गिव टाइम टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। सो हाउ what was your challenges, what all were the challenges that you faced जब तूने सोशल साइंस की किताब खोली और तेरे को लगा कि यार इसमें मेरे को ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि मैं रिसोर्सेज कहाँ से पढूँ, ये सारी चीज़ें। जी पहले तो नमस्ते सभी को। और एसएसटी में चैलेंजेस मतलब ऐसे ही मज़े में पढ़ना शुरू किया था। शुरू तो क्या ही किया था, 1 महीने बाद जून में पकड़ी थी बुक मतलब देखने के लिए, क्योंकि वही है मैथ्स वगैरह पे ज़्यादा जिस हिसाब से ट्रॉमा बना रखा है कि भाई मैथ्स पढ़ो, मैथ्स तो भाई बड़ी खतरनाक है। तो फिर मैथ्स मैंने पढ़नी शुरू की स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में पता चला कोई दिक्कत तो है मैथ्स में, तो मैथ्स थोड़ी मतलब ज़्यादा फोकस किया था मैथ्स में। फिर जब एसएसटी पढ़नी शुरू करी तो टीचर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प करी है। मेरे जो सर थे एसएसटी वाले, उन्होंने मतलब ऐसा पढ़ाया कि मतलब वो पिछले 25-30 साल से पढ़ा रहे एसएसटी, तो समझ जाओ कैसे पढ़ाया था। काफ़ी उन्होंने क्वेश्चंस भी बता दिए थे बुक से मार्क करके कि ये था। चैलेंजेस आए थे थोड़े स्टार्टिंग में कि काफ़ी मतलब स्टोरीज़ है, काफ़ी डेट्स हैं, कौन कहाँ हुआ था, किधर हुआ था। ज्योग्राफी में फैक्ट्स हैं और बिना मतलब उस कहानी को जाने फैक्ट सारे पढ़ने हैं, रटने हैं। मतलब रटने का सीन नहीं है, मतलब वैसे ही। और सिविक्स का भी ठीक था, मतलब चैलेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं थे, पढ़ ली मतलब मज़े में पढ़ी है बस पूरी एसएसटी। तो यार ये तो सिद्धम के चैलेंजेस के बारे में बात की। अब मैं उससे मतलब अब मोस्टली बच्चों का होता है कि दीदी सोशल साइंस पढ़ते कैसे हैं, मतलब टीचर कुछ पढ़ा रहा है क्लास में, आपके पास एनसीईआरटी बुक है, फिर आपके पास बहुत सारी रिफ्रेशर्स है, एग्जैक्टली इन सारी चीज़ों को रेजोनेट कैसे करते हैं, पढ़ना कैसे है। भाई एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो सिद्धम तुझे ये बताना है कि जब तू पढ़ने बैठ रहा था तो तू कैसे, मतलब टीचर कुछ पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी के कॉन्टेंट, हाउ एग्जैक्टली यू रेजोनेटेड ऑल दिस स्टफ टुगेदर। तो सबसे पहले तो हमारे एक टीचर थे एसएसटी के, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, उनको 25-30 साल का एक्सपीरियंस था, तो उनके लेक्चर्स तो बेस्ट हैं। तो एनसीईआरटी तो पहले उनके लेक्चर्स देख लिए, सारा क्लियर हो गया कि हाँ भाई ये है, उसके बाद ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। उसके बाद फिर एनसीईआरटी खोल ली, फिर एनसीईआरटी में खुद ही से पढ़ने लग गए स्टार्टिंग से, तो ना एक वो चल जाता है। प्लस एक और बात है कि अगर कोई लेक्चर मतलब सामने चल रहा है ना, तो उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे फ्लो चार्ट टाइप बना सकते हो। मान लो टीचर पढ़ा रहा है किसी टॉपिक के बारे में, तो उसी टॉपिक से जो मेन डेट्स थी वो साथ साथ नोट करते चले गए। ऐसे ही हर लेक्चर में नोट करोगे तो मतलब एक मतलब वो रह जाता है दिमाग में कि हाँ ये करा था। प्लस उसके बाद एनसीईआरटी खोलोगे तो फिर पूरा ही वो चल जाएगा। अगर लेक्चर आप ध्यान से सुनोगे फ्लो चार्ट्स बनाते बनाते, फिर तो हो ही जाएगा। तो बस यही है। और एनसीईआरटी के साथ मैंने थोड़ी एड्यूकार्ट के क्वेश्चन देख लिए थे, उसमें से मतलब मैंने ये नहीं नोट्स ही बनाता था, नोट्स भी क्या ही सारी हल्का फुल्का याद रह जाता था। एड्यूकार्ट में क्वेश्चंस थे थोड़े, तो पता चल जाता, ओवरव्यू मिल जाता था कि हाउ टू राइट अ क्वेश्चन। तो बस वही था, मैंने तो मज़े में ही पढ़ा था एसएसटी। इससे मैंने कभी ऐसे नहीं पढ़ा कि मतलब मार्क्स लाने हैं, ये लाने हैं, और सबसे ज़्यादा इसी में आ गए। तो मज़े में पढ़ो, ज़्यादा कुछ नहीं है, पर ये तरीके से पढ़ोगे तो आ ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यार ये तो सिस्टम था पढ़ाई कैसे करनी है। जैसे मेरे टाइम पे भी मैं क्या करती थी ना, जैसे आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, सबसे पहला टास्क क्या होता है, कोई भी सोशल साइंस के चैप्टर को समझने के लिए आपके सामने जो टीचर पढ़ाता है स्कूल में, उससे अच्छी सोशल साइंस कोई नहीं पढ़ा सकता। उसका रीज़न क्या है कि वो टीचर हर साल उसी 10th के बच्चों को पढ़ा रहा है, उसको पता है क्या क्वेश्चन आएंगे, वो जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करता है जो रिपीट होते हैं। जब टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहा है, टेक डाउन दैट नोट्स, उसको जो टीचर ने पढ़ाया उसको अपने साथ रखो और एनसीईआरटी बगल में रखो और साथ साथ पढ़ पढ़ के उसको
रिलेट करते जाओ। जब तुम्हें दोनों, पहला काम होता है कंटेंट समझना, तुमने पूरा कंटेंट समझ लिया, जहाँ से नहीं समझ आता एनसीईआरटी में तुम गूगल करो, गूगल पे तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, सॉल्ट मार्च क्या था, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब तुम्हारे पास नॉलेज सारा आ गया कि भाई क्या हुआ था सॉल्ट मार्च में, तुम किसी को फटफट बता सकते हो। बट द प्रॉब्लम इज यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट। वो प्रेजेंट करने के लिए आपको कोई भी रिफ्रेशर चाहिए। जैसे सिद्धम के पास हमेशा से ये फ़ायदा था कि क्योंकि वो मेरा भाई है, उसको बहुत सारे पब्लिशर्स का एक्सेस था, वो जो बुक चाहता वो पढ़ सकता था। बट उसने जैसा बताया, उसने जो बुक पढ़ी उसने मेंशन करी, उससे तुम्हें आइडिया लगता है कि जो मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है उसको मेरे को नोट डाउन कैसे करना है 3 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछूंगी सिद्धम से कि जैसे एक तो हो गया कि हमने सोशल साइंस का एक चैप्टर पढ़ लिया, तो उस चैप्टर को पढ़ने में तू एग्जैक्टली कितना टाइम लगाता था? यानी कि अगर बच्चे चाहते हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि हमें एक चैप्टर पढ़ना है, हम उसको कितने दिन में ख़त्म करें सोशल साइंस के चैप्टर को? दूसरा कि अगर जो चैप्टर पढ़ लिया अब उसको दोबारा कब रिवाइज करना है, तेरी रिविजन स्ट्रैटेजी क्या होती थी? जैसे एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसको फिर पढ़ना ही नहीं है कि फिर हफ्ते बाद रिवाइज करना है, या एक चैप्टर को कितनी बार रिवाइज करना है? कैसे एग्जैक्टली ये सब करता था, तो वो बता। रिविजन का मैं बताता हूँ। तो रिवाइज मैं कैसे करता था, मतलब कभी बुक खोल के तो रिवाइज मैंने करा ही नहीं। मतलब मान लो मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ख़त्म हो गया, आगे बढ़ गए। अब मैं क्या करता था कि छोटे बच्चे को पकड़ लिया, कोई फर्स्ट क्लास के, सेकंड क्लास के, उसको मैंने सारा चैप्टर बता डाला। अब उसको चाहे पूरे चैप्टर में कुछ समझ नहीं आया, पर मुझे तो अपना अपना वाला समझ आ गया। लेकिन ये है कि बच्चे को मुंडी ज़रूर लाता था वो कि हाँ भाई सब समझ में आ रहा है। फिर पूछता था तो बच्चे सुनते काफ़ी ध्यान से। तो किसी को भी पकड़ लो, कोई रोड में जा रहा है, हाँ भाई इधर आओ, मैं चैप्टर सीखा हूँ, तुझे पढ़ा देता हूँ, ऐसे ही पढ़ाने लग जाओ। तो इससे क्या रहता है कि भाई जब पढ़ाते हैं तो पूरा उससे पढ़ाते हैं कि सब समझ आना चाहिए सामने वाले को। तो सब चीज़ एक मतलब बैक ऑफ द माइंड में रह जाती है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। फिर 4-5 बच्चों को पकड़ के पढ़ा लोगे, उन्हें ही मज़ा आ गया, तुम्हारा भी रिवीजन हो गया। ऐसा कर सकते हैं रिवीजन के लिए, ये काफ़ी अच्छा टेक्निक है। बाकी तो क्या है, फ्लो चार्ट्स हैं आपके पास। फ्लो चार्ट्स ऐसे बनाने की देखते साथ ही पूरी कहानी याद आ जाए। अब बड़े बड़े नोट्स बना लिए, 10 पन्नों के नोट्स हो गए, टाइम ही नहीं मिल रहा देखने का, 2 पन्नों के फ्लो चार्ट बना दिए चैप्टर के। और जब भी टाइम मिले, ऐसी फ्री पीरियड है, खोल दो वो कॉपी, खोल दो, बनाने लग जाओ, ड्राइंग पत्ते पुत्ते बना दो। मतलब इसमें वो रहेगा कि क्रिएटिविटी भी निकल के आ रही है भाई। फ्लो चार्ट्स में 4 मतलब 20 पन्नों के चैप्टर में बंदे ने 2 पेज में कैसे डालना है उसे, वो भी बात है। क्रिएटिविटी भी आ रही है, प्लस अपने तरीके से पढ़ रहे हैं। अब किसी को समझ ही नहीं आ रहा भाई ये पढ़ क्या रहा है, लेकिन तुम्हें तो पता है तुम क्या पढ़ रहे हो 2 पन्नों में। ऐसे ही बच्चे बुच्चे पकड़ लो, ज़्यादा कुछ। कितने टाइम में रिविजन करते रहना चाहिए? रिवीजन तो चलता ही रहता है, फिर जब पढ़ा रहे हो रिवीजन कर लो मतलब चैप्टर का। लेकिन एक टाइम पे क्या होएगा ना, एसएसटी ऐसी चीज़ है, पूरी कहानी के तौर पे याद करने की कोशिश करो कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये, मतलब स्टोरी वाइज स्टोरी है पूरी। फैक्ट्स, हाँ जो फैक्ट्स है ज्योग्राफी के, उसको थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है। पर अगर एक बार इंटरेस्ट के साथ घुस जाओगे पढ़ने की, हाँ भाई मतलब एक बार थोड़ा, और प्लस एनिमेटेड वीडियोस भी काफ़ी मिल जाती है। जैसे किसी का भी कंटेंट देख लो जो अच्छे वीडियोस बनाते हैं, किसी से भी रिलेटेड, इको के रिलेटेड हो गया, सिविक्स के रिलेटेड हो गया, पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत देख लो, न्यूज़ वगैरह, इंटरेस्ट आ जाता है, इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, फिर तो पढ़ ही लेते हो तुम। इंटरेस्ट ही जगाना है, बाकी स्ट्रैटेजी वगैरह तो क्या ही है, एक बार इंटरेस्ट आ गया तो सब आ ही जाता है। तो यार अब नेक्स्ट चीज़ है कि जैसे उसने रिवीजन का स्ट्रैटेजी बताया, अब आता है उसने नोट्स के बारे में बात की। तो नोट्स के बहुत जगह अवेलेबल होते हैं, बच्चा स्कूल टीचर्स के भी पढ़ रहा है, ट्यूशन टीचर्स के भी नोट्स पढ़ रहा है, यूट्यूब के कंटेंट क्रिएटर से भी नोट्स डाउनलोड कर रहा है। तो बहुत सारा नोट्स, और कई बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारी बुक्स खरीद लेते हैं। तो क्या 3 ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो एक बच्चे के पास होनी चाहिए सोशल साइंस पढ़ने के लिए? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर बच्चे के पास वो स्टडी मटेरियल है, तो उन स्टडी मटेरियल को लेकर के वो अपने नोट्स कैसे बनाए? क्या वो उन्हीं नोट्स पे रिलाई कर जाए कि वो तीनों को मिला के उसको अपने नोट्स बनाने चाहिए? तो मटेरियल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा मटेरियल रख लिया, वो 20 पेज का जो एनसीईआरटी का चैप्टर नहीं है उसके 200 पन्ने पढ़ रखे हैं, अलग अलग टाइप के मतलब मटेरियल्स। तो ज़्यादा मटेरियल रिफ्रेशर लेने से तो ज़्यादा फ़ायदा है नहीं। अपनी एक एनसीईआरटी से खुद के नोट्स बना लो, खुद के नोट्स बेस्ट ही हैं। लेकिन एक काम कर सकते हो कि किसी ने जो मेहनत से बना रखे हैं अच्छे खासा मटेरियल, तो एक किसी से भी ले लो। जैसे मैंने कृति के भी देखे थे, 4-5 चैप्टर के, काफ़ी अच्छे थे। तो ऐसे ही नोट्स आ गए। उसके बाद क्या करना है, उस नोट्स का अपना वर्जन बना लो। अपना वर्जन मतलब 2.0 खोल दो उसका। अब वो कैसे करना है कि उस नोट्स के फ्लो चार्ट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि फ्लो चार्ट जैसे मैंने कहा चैप्टर के साथ भी तुम बना ही रहे हो, प्लस अगर नोट्स देखते साथ भी फ्लो चार्ट बनाने लग जाओगे तो मतलब काफ़ी पूरी स्टोरी याद आ जाएगी देखते साथ ही फ्लो चार्ट। अब स्टोरी याद आ गई तो कुछ भी लिख दोगे। बस क्या करना है, एसएसटी में पॉइंट्स के हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, तो मतलब पॉइंटर याद रहने चाहिए कि हाँ ये हुआ था, ये हुआ था, ये था। 6 पॉइंट्स में पूरा मतलब आंसर तुम्हें याद है। अब ये तुम्हें रिफ्रेशर से पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये 6 आंसर ये वाले पॉइंट्स हैं, तो ये वाले कहानी में भी फ्लो चार्ट्स में ऐड कर दो। वहाँ पे क्रिएटिविटी दिखा लो, जैसे लड़कियाँ बहुत करती हैं फ्लो चार्ट्स में
पता नहीं पत्ते बना दिए, फूल वूल, मतलब इतने यहाँ पे क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हो। लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि लास्ट टाइम तक क्या हुआ था, जब तुम्हारा बोर्ड एग्जाम शुरू होता है तो उससे 2-3 महीने का जो टाइम होता है उसमें क्या क्या चल रहा होता है सोशल साइंस के लिए? एक तो कितने टाइम पहले तक सारा सोशल पढ़ लेना है, दूसरा जो लास्ट के 2-3 महीने थे उसमें तूने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की थी? उस टाइम पे तू क्या करता था? मतलब एंड डेज कैसे थे? 99 मार्क्स लाना ऑफ कोर्स इट्स अ बिग डील थ्योरी सब्जेक्ट में, तो सिद्धम बता लास्ट के 2-3 महीने में क्या सोच के तू पढ़ता था और ये 99 तक की जर्नी कैसे हुई? मतलब रिवीजन ही किए थे चैप्टर सारे, क्योंकि उस टाइम तक तो ऐसा हो गया था कि चैप्टर सारे दिमाग में, सारे बच्चों को भी दिमाग में, सारे बच्चे को भी रट गए थे कि हाँ भाई ये भाई आता है रोज़ पढ़ाने लग जाता है यार बेशर्मों की तरह। लेकिन फिर उसे इंटरेस्ट आने लगा उस चीज़ में कि हिस्ट्री में अच्छा ऐसा होता है। अब वो सेकंड क्लास का बच्चा, वो अपनी एसएसटी नहीं पढ़ रहा लेकिन मेरी उसको सारी याद है, तो उसकी मम्मी भी खुश हो गई कि भैया बढ़िया सीन है। लेकिन यह है कि एंड डेज़ की प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया हुई थी मेरे हिसाब से, क्योंकि एंड डेज़ में खोल लिया मैंने और सब मतलब पहले से ही रटा हुआ था, तो ज़्यादा कंटेंट मेरे पास था। तो बस वही है, रिवीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती अगर स्टार्टिंग से ही पढ़ लोगे तो। एंड डेज़ में काफ़ी आसानी पड़ गई थी, उसके बाद बस पढ़ते गए। और एंड में बस हाँ एक चीज़ है कि सैम्पल पेपर मैंने बहुत सारे, मतलब बहुत सारे तो नहीं, 10-11 जितने भी लगाए थे, उसमें बेनिफिट क्या मिला कि जितने क्वेश्चन आपको लग रहे हैं ना सैम्पल पेपर के कि ये नहीं हो रहे या फिर इसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो उन सारे क्वेश्चंस को स्पेशली एक नोटबुक बना लो। ये मैथ्स में बहुत बेनिफिशियल है लेकिन एसएसटी में भी बहुत काम आ जाता है कि सारे सैम्पल पेपर के जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर मैथ्स तो 5 मार्कर है वो तो पहले ही करके रख लो, प्लस जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जो नहीं हुए तुमसे, या फिर थोड़े लग रहा है कि 5 पॉइंट का क्वेश्चन है 3 लिख दे रहे हो, 2 में मतलब वो बात नहीं बन रही, खुद से करने की कोशिश करना। नहीं होएगा तो सारे एक अपनी अलग से बुक बना लो, नोटबुक बना लो, उसमें 5 रुपये की ऐसी बना लो, उसमें सारे क्वेश्चन लिख दो जो जो तुम्हें लग रहा है कि हाँ इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। उससे क्या होता है ना, मैंने उसी 30-35 क्वेश्चन हो गए थे उस टाइप की मेरी एक अलग नोटबुक में, तो क्या हुआ उसमें से ही 2-3 उठ के आ गए एज इट इज़ पेपर में, तो काफ़ी हेल्प मिल गई। तो बस ऐसे ही था। और हाँ एक 1 मार्कर क्वेश्चन होता है, एक एमसीक्यू उसका, तो उसमें सबके नंबर कटते हैं, उसमें नंबर मतलब होता है 1 मार्कर है, ज़्यादा कोई समझते कि है नहीं। लेकिन सैम्पल पेपर में क्या होता है ना, 1 मार्कर की मतलब इमेज वाली जो आती है कि ये इमेज है भाई, ये किसकी इमेज है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे खड़े होके, तो किसी को पता नहीं रहता अब कर क्या रहा है, क्योंकि इमेजेस तो किसी ने देखी नहीं आज तक नीचे पढ़ के। तो ऐसा नहीं है सारी इमेजेस देख लो, बस 1 मार्कर तो ईजी है। सैम्पल पेपर में नोट कर लो, जो मैंने फर्स्ट सैम्पल पेपर करा था उसी की एज इट इज़ इमेज आ गई थी, मेरे को आज भी याद है मेरे एग्जाम में सेट 3 में। एक लास्ट क्वेश्चन मेरे को सिद्धम से पूछना है, 100 में से उसने 99 मार्क्स तो ले लिए, तुझे क्या लगता है तेरा 1 नंबर कहाँ पे कटा है? मेरे को पता है कि उसमें तो नहीं कटा, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ एक क्वेश्चन था शायद एमसीक्यूज़ का ही है, इतना तो पक्का पता है क्योंकि और तो नहीं हो सकता। 1 मार्क्स में मेरा शायद से, मैंने रीचेक बिल्कुल नहीं करा, पेपर दे के बस आ गया था मुँह उठा के, लेकिन 10th क्वेश्चन शायद से हो सकता है क्योंकि उसमें कुछ तो बात हुई थी कंट्रीज़ की, मैंने देखा भी नहीं हो वापस, शायद से पता नहीं कहाँ कटे होंगे, वो तो मेरे को लग भी नहीं रहा था एसएसटी में सबसे ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि मैंने मज़े में ही पढ़ी थी, कभी नोटिस ही नहीं किया कि एसएसटी भी है, क्योंकि मज़ा ही आता था, बच्चे को सारे रट गए हैं, बस यही है। सो इस इंटरव्यू से यार आपका टेक अवे क्या होना चाहिए कि सोशल साइंस को पढ़ने के लिए जो एक सबसे एक्सट्रीम अप्रोच 99% बच्चे लगाते हैं वो है रट्टाफिकेशन की। वो बोलते हैं गांधी जी ने सॉल्ट मार्च किया, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट रट दिया। जिस दिन आपको स्टोरी पता है, एक चीज़ और है, अगर आपकी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं तो नंबर कट सकते हैं। ग्रामर मिस्टेक्स में सोशल साइंस में कोई टीचर नंबर नहीं काटता, क्योंकि सोशल साइंस में आप पेपर दोनों लैंग्वेजेस में लिख सकते हो, हिंदी एंड इंग्लिश। इंग्लिश में आपके ग्रामर पे मार्क्स कटते हैं, बट सोशल साइंस में अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक्स है लेकिन आपका आंसर सही है तो आपके मार्क्स नहीं कटते, कोई एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटता। ये चीज़ भी मैं आपको एक बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन। अपने नोट्स बनाओ, उस चैप्टर को समझो, जब तुम्हारा पूरा चैप्टर पता है उसके बाद सोशल साइंस में स्कोर करना इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो अगर आपको सिद्धम के साथ कोई और वीडियोज़ चाहिए तो प्लीज़ ड्रॉप your concerns in the comment section and I'll see you in the next time. I'll see you next time. Bye bye everyone. बाय।